बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो फर्स्ट ईयर उर्दू के लिए है और ये वो शख्सियत हैं जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। अब इन शख्सियत को कौन नहीं जानता, ये गालिब हैं। और गालिब की जब तस्वीर सामने आ जाए तो जहन एक ही तरफ जाता है कि उनकी कोई ना कोई गज़ल यहाँ पर पढ़ी जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब की गज़ल के बजाय उनके ख़ुतूत पर बात करेंगे। तो फर्स्ट ईयर उर्दू ख़ुतूत गालिब। तो ख़ुतूत गालिब में 2 ख़त हैं जो फर्स्ट ईयर उर्दू की किताब में शामिल हैं, लेकिन इस दफ़ा का जो स्मार्ट सिलेबस है उसमें एक ही ख़त को शामिल किया गया है। वो ख़त है मिर्ज़ा हातिम अली बेग मेहर के नाम। ये जो ख़त है ये बड़ा ही अहम है। एक तो ये वजह है कि गालिब की शख्सियत का जो तारुफ़ करवाया जाता है वो शायरी के लिहाज से करवाया जाता है और जहन में ये होता है कि गालिब की कोई ना कोई गज़ल सामने आ जाएगी, दीवाने गालिब पर बात की जाएगी और गालिब की गज़ल गोई की खुसूसियात पर बात की जाएगी। अब गालिब के को बहैसियत नसर निगार नहीं जाना जाता इतना ज़्यादा, लेकिन गालिब की शख्सियत जो है वो एक मुतनव्वि शख्सियत है और गालिब की शख्सियत गज़ल और शायर के लिहाज से तो बहुत ही ज़्यादा जो है मकबूल है। लेकिन गालिब ख़ुद एक नसर निगार भी हैं और गालिब के जो ख़ुतूत हैं वो बहुत ही अहमियत के जो है वो हामिल हैं और अदब आलिया का दर्जा रखते हैं, उनका मुकाम बहुत ज़्यादा है। इससे पहले लेक्चर में हमने गालिब की मकतूब निगारी पर थोड़ी सी बात की है और मकतूब निगारी किसे कहते हैं, मकतूब निगारी में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं और इस तरह गालिब की मकतूब निगारी में ख़ास खुसूसियात पर हमने ज़िक्र कर दी आम तौर पर। तो वो लेक्चर भी बड़ा अहम है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो इससे पहले उस लेक्चर को पढ़ें ताकि इस लेक्चर की आपको पूरी तरह समझ आ जाए। तो फर्स्ट ईयर उर्दू में ख़ुतूत गालिब में जो ख़त है वो मिर्ज़ा हातिम अली बेग मेहर के नाम ख़त लिखा गया है। हमारी किताब जो फर्स्ट ईयर उर्दू है उसके सफ़ा नंबर 105 पर ये ख़त है। ये सारे का सारा ख़त आपको नज़र आ रहा होगा। ये ख़ुतूत गालिब पहला ख़त बनाम मिर्ज़ा हातिम अली बेग मेहर और ये सारे का सारा ख़त है जो एक सफ़े पर सिर्फ़ और सिर्फ ख़त है। फिर इसके बाद मशक़ी सवालात इसके बड़े अहम हैं जो आपको सवालात नज़र आ रहे होंगे। सवाल नंबर 1, 2, 3 और ख़ुसूसन जो सवाल नंबर 4 है ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। तो अभी हम इसको ख़त को नहीं पढ़ते क्योंकि इस ख़त को पढ़ना तो एक सफ़े का ख़त है, 5 मिनट का काम है, लेकिन इसके अंदर जो तारीख़ है वो बहुत ही ज़्यादा अहम है और मैंने ख़ुद इसकी तहकीक की। और क्योंकि ख़ुतूत गालिब अभी हम पढ़ेंगे कि ख़ुतूत गालिब किन किताबों में हैं और कौन सी किताब है, इसका माख़ज़ क्या है और फिर किस चीज़ पर बात कर रहे हैं, इसके अंदर जिन शख्सियात का ज़िक्र है वो कौन है और जिस किताब का इस ख़त के अंदर ज़िक्र है वो बड़ी अहमियत की हामिल है। और उसमें अक्सर गलतफ़हमी हो जाती है कि जो किताब है यहाँ पर जिसका तज़किरा किया जा रहा है वो कौन सी किताब है। तो वो जब आप ख़ुतूत पूरे पढ़ें तो फिर समझ आती है। हम इन पर बात करेंगे पूरी की पूरी, इंशाअल्लाह ताला आपको इस लेक्चर की सही तरह फिर समझ आ जाएगी और आपके ज़हन में जितने सवालात होंगे वो चले जाएंगे। लेकिन सबसे पहले तो सवाल नंबर 4 हमने पढ़ लिया है कि इन ख़ुतूत की रोशनी में ख़ुतूत गालिब की खुसूसियात को हल करें। और अगर आप सवाल के हिसाब से अगर आप देखें तो ये सवाल नंबर 4 है और अगर आप इम्तिहानी नुक्ता नज़र से देखें तो आपने इस तरीके से लिखना है। ख़ुतूत गालिब की खुसूसियात मेन हेडिंग होगी और इसके अंदर आपको 5 हेडिंग्स के अंदर आप बात कर सकते हैं। यानी मुरासले को मुकालमा बनाना कि गालिब ने कहा है कि मैंने ख़त को मुकालमा बना दिया है और बाज़ुबान कलम, अभी आएगी बात, मैं कलम से बातें करता हूँ, यानी कलम को मैंने ऐसे इख्तियार किया है जैसे कि वो ज़ुबान है। और हिजर में विसाल के मज़े लेता हूँ, यानी मैं तो अपने दोस्तों से दूर हूँ, हिजर में हूँ, जुदाई है, लेकिन मैं उनसे ऐसे बात कर रहा हूँ जैसे वो मेरे सामने बैठे हों। तो गालिब की खुसूसियात में सबसे पहली खुसूसियत कि उसने मुरासले को मुकालमा बना दिया है। फिर इसने जो आदाब व अलक़ाब अपने दोस्तों के लिए इस्तेमाल किए हैं, ठीक है, वो उस तरह के नहीं हैं जैसे हम बना चढ़ा कर बात करते हैं। आप ये देखें, जैसे मिसाल के तौर पर ये देखें मिर्ज़ा साहब, सीधा उन्होंने कह दिया मिर्ज़ा साहब, मैंने वो अंदाज़े तहरीर इस्तेमाल की है या ईजाद की है। तो ये इन्होंने अलक़ाब और आदाब का जो तरीक़ा इख्तियार किया उससे पहले इस तरह ख़ुतूत में तरीक़ा इख्तियार नहीं किया जाता था। मुकफ़्फ़ा नसर और मुसज्जा नसर पर बात हो गई हमारी
और मुकफ़्फ़ा नसर वो नसर होती है जो काफ़ियादार हो, जिसके अंदर कवाफ़ी हों, ऐसी नसर। और मुकफ़्फ़ा नसर से ज़्यादा मुश्किल मुसज्जा नसर होती है। फिर आम जो नसर होती है उसको आरी नसर कहते हैं। तो इसी तरह जो मुकफ़्फ़ा नसर है उसका भी इस्तेमाल किया है, लेकिन गालिब की ख़ुसूसियात में ये चीज़ शामिल है कि गालिब ने इस तहरीर के अंदर यानी अपने ख़ुतूत के अंदर आम जो फ़हम ज़ुबान है उसको इख्तियार किया है और ज़्यादा जो बनावट है उसको तर्क किया है, क्योंकि इससे पहले जितने ख़ुतूत लिखे जाते थे या उर्दू नसर जो इससे पहले जो है वो उर्दू नसर की तहरीरें हमें देखते हैं तो वो मुश्किल अल्फ़ाज़ पर होती थी, लेकिन गालिब ने अपने दौर के लिहाज से आसान किया। देखें बाज़ औक़ात तो बच्चों आपके ज़हन में ये सवाल आता है कि गालिब की शायरी तो मुश्किल है, गालिब के अल्फ़ाज़ तो मुश्किल है, तो देखें वो दौर भी वो मुश्किल था। उस दौर में उस दौर में अरबी, फ़ारसी इब्तदाई तालीम होती थी और फ़ारसी की तराकीब आसान थी और उर्दू जो थी उसके अंदर फ़ारसी का इस्तेमाल ज़्यादा था। तो हमारे लिए वो उस दौर के हिसाब से तो अभी भी समझना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम तो फ़ारसी नहीं पढ़ते, हम तो उर्दू से भी दूर हैं बहुत ज़्यादा, अरबी हमें नहीं आती इतनी, तो हमें कैसे अल्फ़ाज़ का पता हो? तो उस दौर के हिसाब से उससे भी मुश्किल दौर गुज़रा है गालिब के दौर से पहले, जिसमें जो है मुश्किल नसर लिखी जाती थी। तो अपने दौर के लिहाज से आहिस्ता-आहिस्ता आसानी पैदा हो गई और आजकल जैसे हम आम फ़हम ज़ुबान में उर्दू का इस्तेमाल करते हैं, तो अपने दौर के हिसाब से उसको देखा करें कि गालिब की शायरी दौर के हिसाब से कैसी है, इकबाल की शायरी अपने दौर के हिसाब से कैसी है। बेतकल्लुफ़ी, तकल्लुफ़ात को छोड़ दिया कि ख़त में बनाओ सिंगार करो और तकल्लुफ़ात का मुज़ाहरा करो। तो ये सबसे बड़ी ख़ुसूसियत है कि बेतकल्लुफ़ी आपके ख़ुतूत में पाई जाती हैं और अदब आलिया यानी आपके ख़ुतूत तो ख़ुतूत और ख़ुतूत जो हैं आपके अदब का उनको आला मुकाम मिल गया और ये अदबी ख़ुतूत जो है कहलाने लगे। और फिर इसको एक बाकायदा एक सिन्फ़ का नाम दे दिया गया कि उर्दू अदब जो है उसके अंदर एक सिन्फ़ है जो मकातीब हैं और इसको हम आज तब ही इसीलिए ख़ुतूत गालिब को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये कुछ ख़ुसूसियात हैं जो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपके सामने ले आई। इससे आपका सवाल नंबर ये जो 4 है ये हल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला इन्हीं हेडिंग्स के साथ। अब देखें हम सबक तो पढ़ेंगे यानी ख़त हम तो पढ़ेंगे, लेकिन इस ख़त से पहले मैं कुछ बातों की वज़ाहत करना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी हैं और इससे आपको पूरे की पूरी ख़त की समझने में आसानी हो जाएगी। नहीं तो हम अगर सीधा ख़त पढ़ेंगे तो आप के ज़हन में अजीब-अजीब सवालात आएँगे, ये क्या बातें कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने जो ख़त लिखा है अपने दोस्त को, तो वो कैसा ख़त है कि जिसका हमें नहीं पता कि वो किस चीज़ का ज़िक्र कर रहे हैं, किन किताबों का ज़िक्र कर रहे हैं, ये बंदा कौन है? हातिम अली बेग महर, उसके अंदर जो तुफ़्ता नाम लिया गया है वो किसका है? और वो किताबों का क्या ज़िक्र कर रहे हैं? और फिर उसके अंदर जो 2 दोस्तों का एक और दोस्तों का लुआरो ख़ानदान के नवाब ज़ियाउद्दीन का नाम लिया है, वो कौन शख़्स हैं? तो मुख्तलिफ़ लोगों का ज़िक्र है और ये जो हमारा ख़त है, इसका माख़ज़ है ख़ुतूत गालिब। अब देखिए मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर में बताया मकतूब निगारी और गालिब की मकतूब निगारी में कि गालिब की जो 2 किताबें हैं, गालिब की वफ़ात हुई है 1869 यानी 1869 में। तो 1869 में और 1800 जो है 68 में 68 में यानी 1868 और 1869 में उनकी 2 किताबें जो ख़ुतूत की थीं वो शाया हो चुकी थीं औद-ए-हिंदी और उर्दू मुअल्ला के नाम से। लेकिन ये जो ख़ुतूत गालिब है, ये आपके सामने आपको नज़र आ रही होगी, ऊपर लिखा हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर ने ये छापी है। ये किताब जो है इसको मुरत्तब करने वाले का नाम ग़ुलाम रसूल महर है और ग़ुलाम रसूल महर ने ये जो ख़ुतूत गालिब है, ये गालिब की किताब जो है जो ख़ुतूत हैं उनको मुरत्तब किया है, यानी कि इसके अंदर दोबारा तरतीब के साथ जो है तमाम गालिब के ख़ुतूत को शामिल किया। अब गालिब के बहुत सारे ख़ुतूत जो हैं ज़ाया भी हो चुके हैं, जैसे उनका कलाम भी ज़ाया हुआ बहुत ज़्यादा, क्योंकि हालात ही ऐसे थे दिल्ली के अंदर। लेकिन उन्होंने कोशिश की है जो-जो ख़त इन्हें मिले उन्होंने इस किताब के अंदर ख़ुतूत गालिब के अंदर लाए हैं और इस किताब की आपको अभी नज़र आएँगी 2 जिल्दें हैं, जिल्द अव्वल भी है और जिल्द दोम भी है। तो दोनों जिल्दों को हम थोड़ा-सा देखते हैं, सिर्फ़ ये देखेंगे कि इसके अंदर कौन-कौन से ख़ुतूत शामिल हैं और कौन-कौन से लोग हैं जिनको गालिब ने जो है वो ख़त लिखे हैं। और ये याद रखिएगा ये किताब जो है, इसके बारे में ग़ुलाम रसूल महर ने जो तरतीब दी है, ख़ुद अभी मैं आपको पढ़ के बताऊँगा ये कब छापी गई। तो ग़ुलाम रसूल महर ये आपके सामने है, ये उनकी तस्वीर है, इन्होंने मुरत्तब की है किताब। ये इनकी पैदाइश 1895 है और वफ़ात 1971 है। ये पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर व मारूफ़ अदीब हैं, इंशा परदाज़ हैं, मौर्रिख़ हैं, नक़ाद हैं, सहाफ़ी हैं
गालिब शनास हैं, यानी गालिब को जानते हैं, मुतरजम भी हैं, तर्जुमा निगार भी हैं। इस एतबार से ग़ुलाम रसूल मेहर बहुत ही जो है वो अदब के लिहाज से मशहूर शख्सियत है। अब ये तारुफ़ इसी किताब के शुरू में लिखा गया है, यानी ये ख़ुतूत ग़ालिब जो किताब है, ये आपको मैं उसका सही सफ़ा जो है वो बता रहा हूँ, और ये आपके सामने किताबी शक्ल है। ये कोई वो नहीं है, किताब के अंदर से मैंने इसको निकाला है। तो ये फरवरी 1966 में मिर्ज़ा ग़ालिब की वफ़ात पर 100 बरस पूरे हो रहे थे। इस मौके की मुनासबत से पंजाब यूनिवर्सिटी ने शहर की अज़मत का एतराफ़ के तौर पर इन्होंने कुछ किताबों को दोबारा जो है उनका मतबूआ शाया किया और उनको दोबारा निकाला। तो हमें ये पता चल गया, ये जो किताब है ख़ुतूत ग़ालिब, ये जिल्द अव्वल और आगे हम देखेंगे जिल्द दोम भी है। तो ये मुरत्तब की है ग़ुलाम रसूल मेहर ने, और ये किताब क्योंकि ग़ालिब की वफ़ात हो गई थी 1869 में, तो 1969 में उन्होंने कहा था कि 100 साल, 1 सदी पूरी हो गई है ग़ालिब की वफ़ात के बाद, तो हम जो है उसकी किताबें जो हैं दोबारा जो है उनकी तरतीब से उसको दोबारा छापेंगे, और ये पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर ने ये कारनामा सर अंजाम दिया था। तो उसी में ये ख़ुतूत ग़ालिब जो हमारी इसके ख़त का माख़ज़ है, वो ख़ुतूत ग़ालिब जो ज़िक्र है, वो ये किताब भी छापी गई। ये जो ख़ुतूत ग़ालिब है, इसका तारुफ़ ये आप पढ़ सकते हैं। ये नीचे आप इसको रोक कर भी इसके सारे तारुफ़ को पढ़ सकते हैं। ये इसके सारे का सारा तारुफ़ इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको आप रोक कर भी यहाँ पे सारे का सारा पढ़ सकते हैं, और इसका तारुफ़ लिखने वाले हैं हमीद अहमद ख़ान साहब। ये आखिरी लाइन बड़ी अहम है, इसको हम थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं यहाँ पर कि ये किताबें फरवरी 1969 यानी 19 जो है बल्कि 1969 में 1969 में शाया हो रही हैं। गोया इनकी तारीख़ी इशाअत से मिर्ज़ा ग़ालिब की हयात बाद ममात की दूसरी सदी शुरू हो जाएगी। मजलिस को यकीन है कि इस दूसरी सदी में ग़ालिब के कबूल आम की सरहदें कुछ और वसी हो जाएंगी। खुदा करे कि दुनिया को हिंद इस्लामी तमद्दुन के आखिरी तर्जुमान से रोशनास कराने में मजलिस की ये कोशिश रायगा न जाए। तो ये कोशिश की थी जामिया पंजाब लाहौर ने, और उनकी वफ़ात के 100 साल बाद दोबारा इसकी तरतीब, और उसमें ये किताब जो है वो शामिल है, ख़ुतूत ग़ालिब। ये ख़ुतूत ग़ालिब का असल जो फ़हरिस्त मज़ामीन आपको नज़र आ रही होंगी, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, इसी के अंदर सारी की सारी बात है। जो हमारा ख़त है, जो ख़त हम पढ़ने जा रहे हैं, वो ये आपको नज़र आ रहा होगा नंबर शुमार में नंबर 3 पर, मिर्ज़ा हातिम अली बेग मेहर। अब देखिए पहला नाम जो है ख़ुतूत बनाम हरगोपाल तुफ़्ता, ये तुफ़्ता का नाम भी आपको इस ख़त के अंदर मिलेगा। इसका मतलब है तुफ़्ता ये जो हैं, तुफ़्ता ये ग़ालिब के बहुत ही अच्छे शागिर्द हैं, ठीक है। इसके बाद शेव नारायण आराम अकबर आबादी के नाम ख़त आपको मिलेंगे इस किताब के अंदर, जो जिल्द अव्वल है, अव्वल जिल्द में। जबकि तीसरा जो हिस्सा नज़र आ रहा है, मिर्ज़ा हातिम अली बेग मेहर, इनके नाम आपको तकरीबन 20 ख़त हैं, जो मैंने खुद देखे हैं, 20 ख़त आपको मिलेंगे, और यही जो है इनमें से एक ख़त जो है उठाकर अभी हम देखेंगे कि कौन-सा वो ख़त है, वो उठाकर जो है वो हमारी किताब फ़र्स्ट की उर्दू में मिर्ज़ा हातिम अली बेग मेहर के नाम से वो ख़त लाया गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ख़ानदान लोहारू, ये ख़ानदान लोहारू जो है, ये मिर्ज़ा ग़ालिब का ससुराल है, ठीक है। और उनके नाम इन्होंने ख़त लिखे हैं, जिनमें आपको इसमें 7वें नंबर पर नज़र आ रहा है नवाब ज़ियाउद्दीन अहमद ख़ां, इसका भी ज़िक्र है इस ख़त के अंदर। तो ख़ानदान लोहारू के एक नवाब हैं, और लोहारू ख़ानदान जो है वो नवाबों के ख़ानदान था। तो नवाब ज़ियाउद्दीन अहमद ख़ान का भी नाम है, तो उनके नाम भी ख़त इसी तरह लिखे हैं। फिर ये आपको नीचे नज़र आ रहे हैं ख़ुतूत बनाम मीर मेहदी मजरू, ठीक है, मुज्तहिदुल असर मीर सरफ़राज़ हुसैन, और मीर अफ़ज़ल अली उर्फ़ मीरन साहिब, ठीक है। इनके नाम भी आपको ये सरफ़राज़ हुसैन और मीरन और मीर मेहदी मजरू, ये ख़ुतूत भी हमारे कोर्स का हिस्सा हैं, लेकिन स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। 10th के अंदर भी हम इनका नाम पढ़ चुके हैं। तो ये फर्स्ट पहली जो जिल्द है, उसके अंदर ये सारे के सारे ख़ुतूत हैं। फिर ख़ुतूत ये आपको नज़र आ रहे हैं हकीम ग़ुलाम नजफ़ ख़ां के नाम और ज़हीरुद्दीन अहमद ख़ान, तो तकरीबन यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, ये इन्होंने 21 नंबर शुमार किए हुए हैं। इसका मतलब है ये 21 लोगों के नाम पहली जिल्द के अंदर ख़त हैं। तो इसी के एतबार से और मुख्तलिफ़ ख़त हैं, बहुत ज़्यादा ख़त लिखे हुए हैं, और ये सारे के सारे ख़त नहीं हैं, बल्कि जो इनको मिले, इन्होंने मुरत्तब कर दिए 1969 में ग़ालिब की वफ़ात के 100 साल बाद। ख़ुतूत ग़ालिब जिल्द जो दोम है, हिस्सा दोम है, उसमें आपको ये नज़र आ रहे हैं। फिर ये ख़त हैं जिसमें आपको नवाब हुसैन मिर्ज़ा का नाम भी नज़र आ रहा होगा, इनका नाम भी है 5वें नंबर पर, इसकी बात भी आएगी, ये ज़हन में आपने रखना है इस नाम को। तो ये आपको नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर पहले तो नंबर शुमार 15 लोगों के नाम ख़त हैं,
फिर यहाँ पर चलते-चलते वो नाम जो हैं वो 35 तक पहुँच गए हैं ये सारे के सारे, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं 55 तक 55 तक पहुँच गए हैं ये सारे के सारे नाम हैं, ठीक है। ये जिल्द दोम के अंदर खतूत हैं और ये आखिरकार ये जो है 62 62 ज़मीमा है और 61 नुकात और रुकात गालिब और ये सारी की सारी ये बातें यहाँ पर इन्होंने की हुई हैं। ये 2 जिल्दें हैं इसका मतलब है इस किताब की, ये जो किताब है खतूत गालिब, इसकी 2 जिल्दें हैं। लेकिन हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये खतूत गालिब ये अभी आएगी, खतूत गालिब जिल्द अव्वल के ऊपर थोड़ी-सी बात करेंगे क्योंकि हमारा जो ख़त है वो जिल्द अव्वल में शामिल है। अब जिल्द अव्वल जब हम देखते हैं तो उसमें मिर्ज़ा हातिम अली बेग मेहर के नाम जो ख़त लिखा गया है, ये जिल्द अव्वल है और इसमें सफ़ा नंबर 184 पर मौजूद मिर्ज़ा हातिम अली बेग मेहर का यहाँ पर थोड़ा ज़िक्र किया गया है। यानी जो शख्सियत जिसके नाम ख़त लिखे गए हैं, तो आपको इन खतूत गालिब के अंदर इन तमाम शख्सियात का थोड़ा बहुत हालात ज़िंदगी और उसके बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिर्ज़ा हातिम अली बेग के जो परदादा हैं नादिर शाह के साथ अस्फ़हान से हिंदुस्तान आए थे और वापस जाने के बजाय हिंदुस्तान में मुकीम हो गए थे। ये दोस्त हैं मिर्ज़ा हातिम अली बेग मेहर और ये सारी की सारी इनके हालात ज़िंदगी ये आपको नज़र आ रहे हैं। इनके एक भाई इनायत अली बेग भी थे और दोनों भाइयों को एक ही वक़्त में शेर गोई का शौक पैदा हुआ। इनायत अली बेग जो इनके भाई हैं उन्होंने माह तखल्लुस रखा, उनका तखल्लुस था माह और ये आतिश के शागिर्द थे, हैदर अली आतिश जिनकी शायरी आपने पढ़ी भी है 9th के अंदर, उनके शागिर्द थे। और ये जो खुद हातिम अली बेग मेहर हैं, इनका जो तखल्लुस था अब मेहर था। इनको इसलिए मेहर कहा जाता है और ये नासिख के शागिर्द थे। अब आतिश और नासिख लखनऊ के दोनों हैं शायर और आपस में इनकी नहीं लगती थी। लेकिन एक भाई एक का शागिर्द बन गया, दूसरा भाई दूसरे का शागिर्द बन गया। तो ये दोनों भाइयों की थोड़ी-सी बात है, ये आप यहाँ पर रोक कर पढ़ सकते हैं। इनके बारे में सारी की सारी यहाँ पर इन्होंने बातें लिखी हुई हैं। फिर ये देखें, ये तसानीफ़ है इनकी, ठीक है? वो भी यहाँ पर ज़िक्र की गई हैं, कौन-कौन सी तसानीफ़ हैं। फिर ये बात बड़ी अहम है आखिर में कि मिर्ज़ा गालिब ने ख़त-ओ-किताबत की जो इब्तिदा है वो तकरीबन 1857 में इनसे हुई थी और आखिरी ख़त इन्होंने 1860 का है। यकीन है कि इसके बाद भी सिलसिला मकातीब इनके साथ जारी रहा होगा। दूसरे मुतअद्दिद मकतूब इलैह की तरह मेहर के नाम मकातीब का ख़ासा हिस्सा बज़ाहिर तलफ़ हो गया। तो सारे ख़त तो नहीं मिले, कुछ ख़त मिले हैं, जिनमें से एक ख़त यहाँ पे हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा-सा पढ़ना पड़ता है और आप असल किताब की तरफ जाएँ, तो जो जिस किताब जो माख़ज़ होता है उसकी तरफ जाएँ, उसको पढ़ने की कोशिश करें, तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी। ये जो असल किताब है, यानी जो खतूत गालिब है जिल्द अव्वल उसका सफ़ा नंबर 199 और ये आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर 11वां ख़त 20वें में से 11वां ख़त जो हमारी किताब का ख़त है, वो इसका मतलब है जिल्द अव्वल और मिर्ज़ा गालिब के 11वां ख़त है जो इस किताब में शामिल है। ये आपको नज़र यही वो ख़त है, मिर्ज़ा साहब मैंने वो अंदाज़े तहरीर इजाद किया है कि मुरासले को मुकालमा बना दिया। अब अपनी किताब के ऊपर पढ़ेंगे और देखेंगे अभी, ये वो ख़त है जो जिल्द अव्वल, खतूत गालिब और जो तरतीब दी है, इसको गुलाम रसूल मेहर ने और ये देखें सफ़ा नंबर 200 पर ये सारे का सारा ख़त आपको नज़र आ रहा होगा। हम तो अपनी किताब से इंशाअल्लाह ताला पढ़ेंगे, लेकिन ये सारे का सारा ख़त जो है, वो आपको नज़र आ रहा होगा। फिर ये ज़रूरी है कि ये हिस्सा हमारी किताब में नहीं है कि एक गज़ल का ज़िक्र किया, याद रखिएगा और ये गज़ल यहाँ पे आप ज़हन में रखिएगा कि ये गज़ल जिसका ज़िक्र किया जा रहा है, वो ये गज़ल है जो हमारी किताब में नहीं है। और बाज़ औक़ात जो शागिर्द हैं वो पूछते हैं और उनको नहीं पता होता कि कौन-सी गज़ल है, वो ये गज़ल है जिनके बारे में जो है गालिब तज़किरा कर रहे हैं कि एक जो था वो वहाँ पे पढ़ने वाला आता है और वो पढ़ता है उस कलाम को, फ़कीर है वो और बड़ी आला जो है उसकी ज़ुबानदानी भी आला है और उसकी आवाज़ भी बहुत आला है और उसने जब वो गज़ल पढ़ी मुझे बड़ा रोना आया। तो ये गज़ल हमारी किताब में शामिल नहीं है, ये गज़ल जो है ये है गज़ल जिसका एक शेर आपको नज़र आ रहा होगा, ये आखिरी शेर से ऊपर कि जान दी हुई उसी की थी, हक़ तो यूँ है कि हक़ अदा ना हुआ। ये वो गज़ल है। और ये गज़ल आप याद रखिएगा, आखिर में मैं बात भी करूँगा इस गज़ल पर कि ये वो गज़ल है कि जो जिसके बारे में इस ख़त के अंदर कह रहे हैं और अब ये देखें आप ये हमारी किताब में शामिल नहीं है। तो जब तक आप असल किताब की तरफ नहीं जाते तो आपको पता नहीं लगेगा कि ये कौन-सी गज़ल की बात कर रहे हैं और कोई क्या बात करेगा, कोई क्या बात करेगा, तो असल किताब की तरफ आएँ। तो औद हिंदी जो किताब है जिसका ज़िक्र मैंने किया था कि ये असल पहली मर्तबा मिर्ज़ा के जो खतूत हैं,
ये 1868 में छपे हैं, जबकि उर्दू मल्ला गालिब के जो उर्दू खतूत का जो मजमूआ है वो 1869 में शाया हुआ है। और इसी तरह मकातीब गालिब एक किताब थी जो 1937 में शाया हुई थी। तो ये किताबें जो हैं वो भी हैं खतूत की, लेकिन हमारे जो माखज़ है वो खतूत गालिब है जो 1969 में पंजाब यूनिवर्सिटी ने छापी हैं गालिब की वफ़ात के 100 साल बाद, और इसको मुरतब करने वाले ग़ुलाम रसूल मेहर हैं। अब हम अपनी किताब से जाकर सफ़ा नंबर 105 फर्स्ट ईयर उर्दू बुक की जो किताब है उसमें जाकर देखते हैं कि वो क्या ख़त है, उसके अंदर क्या बात की गई है, और वो क्या सारी की सारी कहानी है जो मिर्ज़ा आतम अली बेग मेहर के नाम जो है वो गालिब कर रहे हैं। तो एक तो आपको ये बात समझ आ गई कि आप असल किताब की तरफ जाएँ, ठीक है? और असल किताब को पढ़ें खतूत गालिब को, तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी कि आतिम अली बेग मेहर कौन है, तुफ्ता कौन है, यहाँ पर ज़िक्र है नवाब ज़ियाउद्दीन कौन है, नवाब हुसैन मिर्ज़ा कौन है। हम यहाँ पर मुख्तसर ज़िक्र करेंगे कि ये कौन हैं। तो मिर्ज़ा आतिम अली बेग मेहर जो हैं, ये आपको मैंने बता भी दिया कि 1815 लखनऊ में ये पैदा हुए हैं, और इनायत अली बेग इनके जो हैं वो भाई हैं, और वो अपना नाम जो है वो तखल्लुस ज़ाहिर करते थे, आतिश के शागिर्द थे, और ये मेहर के मेहर इनका तखल्लुस था, मिर्ज़ा आतिम अली बेग मेहर, तो मेहर इनका तखल्लुस था। तो ये नासिक के शागिर्द थे, 1879 में ये फ़ौत हो चुके हैं। तो इनके नाम जो हमें 20 ख़त मिलते हैं खतूत गालिब जो है मुरत्तब की है ग़ुलाम रसूल मेहर ने, तो 20 ख़त में से आपको नज़र आ गया 11वें नंबर पर ये ख़त मौजूद है। अब इस ख़त के अंदर है क्या है? थोड़ी-सी बात को समझनी है, तो तब मैं इस ख़त को पढ़ूँगा। इस ख़त के अंदर इब्तिदा तो इन्होंने ऐसे तरीके से की है कि हमें थोड़ा-सा गालिब की खतूत की खुसूसियात के बारे में पता चल जाता है कि हमने जो खुसूसियात पढ़ी हैं उसमें एक बताया है कि मुरासले को मुकालमा बना दिए, तो गालिब ने अपने ख़त के अंदर खुद कहा है, मैंने मुरासले को मुकालमा बना दिया। मैंने ख़त को ऐसे बयान किया जैसे मैं सामने बैठ के किसी से बात करता हूँ, ऐसे ही मैंने ख़त के अंदर ऐसी बात लिखी है कि पढ़ने वाला ये समझेगा कि गोया ये मेरे सामने बैठा हुआ है। एक तो ये बात की है, और एक जो है गिला किया कि तुम ख़त नहीं लिख रहे, बरसों तुम्हारा ख़त नहीं आ गया, ये इनसे ये गिला किया है। तो वो दौर था ख़त-ओ-किताबत का, आजकल वाला दौर नहीं है कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें या मोबाइल से मैसेज कर दें, आसान है। लोग ख़ुद ख़त का जो था वो बड़ा मुकाम होता था, और कितने दिन लग जाते थे ख़त पहुँचने में, और लोग इंतज़ार किया करते थे। तो गालिब भी यहाँ पर यही कह रहे हैं कि मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम्हारा ख़त नहीं आया। अब जो असल बात है बच्चों, यहाँ पर ये बात समझनी है आपने। जिस किताब का ज़िक्र किया जा रहा है वो कौन-सी किताब है? गालिब एक किताब का ज़िक्र कर रहे हैं, यहाँ पर एक किताब का ज़िक्र कर रहे हैं। एक बात तो ये याद रखिएगा, मैं दोबारा दोहराता हूँ, गालिब एक ही किताब का ज़िक्र कर रहे हैं, और उस किताब की 40 जिल्दों का ज़िक्र कर रहे हैं। यानी एक किताब है, मैं अभी बताऊँगा वो आपको कौन-सी किताब है। उस किताब का ज़िक्र कर रहे हैं कि एक किताब है, आप मिसाल के तौर पर कोई शायर है, वो किताब जब छपवाता है, तो वो एक एक किताब की एक जिल्द नहीं छपवाता, बल्कि वो तो 200, 250, 300 के हिसाब से आजकल जितना आप ज़्यादा छपवाते हैं रेट कम हो जाता है। तो उस दौर में याद रखिएगा, मतबा खाना नहीं होता था, छापाखाना नहीं, लोग हाथों से किताबें लिखते थे और खुद जिल्दें तैयार करते थे, और बहुत कम जिल्दें तैयार हो सकती थीं, और उस वक़्त कागज़ भी उस तरह सस्ता नहीं था जैसे आजकल के दौर में है। तो गालिब की एक किताब थी, ठीक है? उस किताब का नाम है, ये है तसम्बुह। अब ये किताब जो है शायरी की किताब नहीं है, लोग यहाँ पे गलत उनका उनका ज़हन चला जाता है कि वो दीवान गालिब थी या कोई शायरी की किताब थी जिसे गालिब छुपवाना चाहता था, नहीं। ये दसम्बुह किताब है, ये इसका आपको सफ़ा नज़र आ रहा होगा, इसको दोबारा जो है छापा है पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर ने। ये दसम्बुह किताब, दसम्बुह असल में फ़ारसी का लफ्ज़ है, और ये वो फल है जिसे खुशबू के तौर पर रखा जाता है, इसको दसम्बुह कहते हैं। ये दसम्बुह की तस्वीर भी आपके सामने है। इस किताब में क्या है जी, इस किताब में 1850 से लेकर 1857 तक के हालात दर्ज हैं। यानी तारीख़ की किताब आप इसको कह सकते हैं। वो दौर जो बड़ा ही मुश्किल दौर था, एक दौर ऐसा गुज़रा है, आपको पता है मुग़लिया हुकूमत जो है वो सल्तनत ख़त्म हुई है 1857 की जो जंग आज़ादी लड़ी गई, अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कर लिया हिंदुस्तान के अंदर। तो इसके अंदर गालिब ने वो खुद देखी थी वो सारे का सारा दौर, तो गालिब ने 1850 से लेकर 1857 के हालात इसके अंदर दर्ज किए हैं। ये किताब फ़ारसी में है जो पहली बार 1858 में शाया हुई थी। इसका उर्दू में तर्जुमा भी ख्वाजा अहमद फ़ारूकी ने किया हुआ है। उर्दू के तर्जुमे भी आ चुके हैं इस किताब के, और ये छोटी-सी किताब है, 115-16 शायद सफ़हात पर मुश्तमिल है। तो ये किताब है दसम्बुह। तो जिस किताब का तज़किरा करने जा रहे हैं इस ख़त के अंदर, उस किताब का नाम है दसम्बुह। इसी किताब की 40 जिल्दें बनवानी थी। एक किताब है,
उसकी 40 जिल्दें तैयार करवानी थी। अब वो गालिब की तरफ नहीं आ रही थी। वजह ये थी कि उसके तैयार करने में थोड़ी मुश्किलात पेश आ रही थी। अब 40 जिल्दें थी, 40 में से 33 तो तैयार हो गई थी, 33। 7 जिल्दें तैयार होनी बाकी थी, जिनमें से 2 जिल्दों का खुद बताते हैं कि उनके सफ़हात तैयार होने हैं। 5 की ऊपर वाला जो पहला सफ़ा होता है, लोह होती है, उसको तैयार करवाना है। वो सारी की सारी बात बता रहे हैं कि ए मेरे दोस्त मिर्ज़ा हातिम अली बेग मेहर, ये जो लिखा है यहाँ पर, ए मेरे दोस्त उन किताबों, जो किताब है दसम्बू, उसकी 40 जिल्दें तैयार करवानी थी, उनके उनके बारे में बताओ, वो कब तैयार होंगी और वो कब मेरी तरफ पहुँचेंगी। मैंने सुना है 33 तो तैयार हो गई हैं, 7 तैयारी हो रही है उनकी, लेकिन वो कह रहे हैं जो मतबा के जो हाकिम हैं और वो मतबा के जो मतलब वो मतबा खाने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि ये किताबें जो हैं, ये 7 तैयार हो जाएँ तो हम आपको 33 किताबों के 7 किताबें मिलाकर साथ 40 किताबें आपको भिजवा देंगे, जब हम पूरे के पूरे पैसे भी वसूल कर लेंगे, तो आप फ़िक्र ना करें। तो अब गालिब परेशान इसलिए है कि गालिब की तरफ वो किताब नहीं आ रही, और गालिब का कलाम जो है उसके पास मौजूद नहीं था। गालिब खुद कलाम तो नहीं लिखते थे, ना वो खुद किताबें छपवाते थे। उनके 4 दोस्तों के बारे में तज़किरा किया गया है कि वो 4 दोस्त हैं और वो इनका कलाम छपवाते थे। इसको भी हम यहाँ से थोड़ा-सा पढ़ते हैं कि गालिब ने वो, ये देखिए, ये गालिब ने कहा है कि मेरा कलाम, ये गालिब ने खुद कहा है, मेरा कलाम क्या नज़्म, क्या नसर, क्या उर्दू फ़ारसी कभी किसी दौर में मेरे पास मौजूद नहीं थी। 2-4 दोस्तों को इसका इल्तिज़ाम था कि वो मुसव्विदात मुझसे लेकर जमा कर लिया करते थे। सो इनके लाखों रुपए के घर लुट गए, जिसमें हज़ारों रुपए के कुतुब खाने भी गए, इसी में वो मजमू आए, परेशान भी गारत हुए। तो कहता है कि मैं तो खुद नहीं लिखता था, मैं किताबें खुद तो तैयार नहीं करता था, लेकिन क्या होता था, मेरे दोस्त थे और 4 दोस्तों का ज़िक्र किया है कि वो मुझसे किताबें जो हैं वो मुझसे मेरा कलाम लेते थे और किताबें छपवाते थे। तो उनमें से 2 दोस्तों का यहाँ तो ज़िक्र किया हुआ है, नवाब ज़ियाउद्दीन और नवाब हुसैन मिर्ज़ा का, कि ये 2 दोस्त यहाँ पे ज़िक्र है कि वो छुपवाते थे, और 2 का यहाँ पे ज़िक्र नहीं है, और यही मेरे कलाम को जो है वो शुमार करते थे, और मैं खुद तो जो है अपनी किताबें नहीं छपवाता था। अब गालिब क्यों ख़त लिख रहे हैं? इसलिए ख़त लिख रहे हैं कि ये जो किताब है तसम्बू, ये कहते हैं कि मेरा कलाम मेरे पास मौजूद नहीं है, और जो छपवाते थे उन बेचारों का भी हाल ये हो गया कि 1857 की जंग आज़ादी में उनके घर-बार लुट गए। अब वो खुद परेशान हैं, मेरा कलाम सारा ज़ाया हो गया है और मेरी ग़ज़लें भी मेरे पास नहीं रहीं। तो ये जो किताब है ये तुम भिजवाओ, ताकि मैं अपने दोस्तों को भिजवाऊँ, और वो चाहते हैं कि वो गालिब की किताब ये वाली दसम्बू पढ़ें। तो इसलिए इन्होंने खत लिखा है इस किताब के ज़रिए कि ये किताब की 40 जो किताबें जिल्दें हैं, उस एक किताब की, दसम्बू किताब की, वो तुम मेरी तरफ भिजवा दो। ये सारे के सारे इस खत के अंदर है। फिर आखिर में गालिब जो हैं वो बात करते हैं कि एक जो है वो ज़मज़मा परदाज़ मौसीकी जानने वाला एक फ़कीर है, वो आया, मेरा कलाम तो मेरे पास नहीं है, उसने आकर एक गज़ल मेरी कहीं से लिखवा के लाया और मेरे सामने वो पढ़ कर सुनाई, तो कहता है वो कागज़ मुझे दिखाया तो मुझे बड़ा रोना आया, और गज़ल मैं तुम्हें भेजता हूँ, और मैं फिर तुमसे इस खत का जवाब चाहता हूँ। तो मैंने गज़ल आपको बता दी है, अब आपको समझ आ गई होगी, हमारी किताब में ये गज़ल नहीं है, जान दी, दी हुई उसी की थी, ये वाली गज़ल है। जान दी, दी हुई उसी की थी, हक़ तो यूँ है कि हक़ अदा ना हुआ। ये वो गज़ल है जिसके बारे में गालिब तज़किरा कर रहे हैं। अब आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी कि इस खत के अंदर क्या है। अब हम आसानी से इस खत को पढ़ सकते हैं और इसके अंदर बात को समझ सकते हैं कि सारी के सारे इस खत के अंदर बात क्या है। साथ-साथ आपने ज़हन में रखना है बच्चों कि आपने साथ-साथ इसके सवालात भी हल करने हैं। ये सवाल नंबर 1, मुरासले को मुकालमा बनाया, फिर इसके बाद सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3, इंशाअल्लाह ताला ये 3 सवाल भी हम इसके साथ-साथ हल करेंगे, ताकि हमारे मश्की सवालात भी हल हो जाएँ। सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं, ख़ुतूत गालिब। पहला ख़त बनाम मिर्ज़ा हातिम अली बेग मेहर का हमने पढ़ लिया, ये कौन शख्स हैं। मिर्ज़ा साहिब, मैंने वो अंदाज़े तहरीर ईजाद किया, यानी वो मैंने तहरीर का अंदाज़ अपनाया है कि मुरासले को मुकालमा बना दिया है। अब इसी के अंदर आपका सवाल भी है, इसलिए इस पैराग्राफ को ज़रा गौर से पढ़िएगा कि मैंने वो अंदाज़े तहरीर ईजाद किया है कि मुरासले को मुकालमा बना दिया है। कहता है कि मैंने वो तरीका ईजाद किया है ख़त लिखने का कि मैंने ख़त को, मुरासला ख़त को ही कहते हैं, को मुकालमा बना दिया है। मैंने ऐसे ख़त लिखा है जैसे मैं सामने बैठ के अपने दोस्तों यारों से बातें करता हूँ। तो गालिब ने मुरासले को मुकालमा बना दिया है। क्या कहते हैं, हज़ार कोस से बज़ुबाने कलम बातें किया करो, हिज्र में विसाल के मज़े लिया करो। अब हज़ार कोस, कोस याद रखिएगा बच्चों 2 मील का होता है, और हज़ार कहा है तो हज़ार
को आप मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो 2000 मील, यानी 1000 कोस से मुराद है 2000 मील। अब ये तो इसका हकीकी मतलब है, लेकिन अगर मजाजन देखा जाए तो यहाँ से मुराद ये है 1000 कोस से कि बहुत दूर से बैठकर, यानी आप एक इलाके से दूसरे इलाके खत लिख रहे हैं तो उसका फासला तो नहीं नापा जा सकता। तो 1000 कोस से मुराद है दूर से तुम बजुबान कलम, यानी कलम को तुम जुबान दे दो और फिर उससे खत लिखो और तुम बातें करो और हिजर में विसाल के मजे लिया करो। तुम जुदा हो अपने दोस्तों से, तुम ऐसे खत के जरिए ऐसे खत लिखो कि ऐसा लगे कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारे बिल्कुल साथ मौजूद हैं। तो ये वो बात की है कि मैंने मुरासले को ऐसे मुकालमा बनाया है कि मैं दूर से बैठ कर भी कलम को ज़ुबान दे दी है और मैं कलम से लिखता हूँ, लेकिन ऐसे लिखता हूँ जैसे मेरी ज़ुबान लिख रही है। और फिर मैं ऐसे बात करता हूँ ख़त के ज़रिए अपने दोस्तों से कि जैसे वो मेरे पास मौजूद हैं। विसाल का आलम है, मुलाकात का आलम है और मैं हिजर में विसाल के मज़े लेता हूँ। तो अब आपका पहला जो सवाल यहाँ पर है, सवाल नंबर 1, मुरासले को मुकालमा बनाना, तो ये आपका हल हो चुका है। तो आपने इसकी मेन हेडिंग लिखनी है मुरासले को मुकालमा बनाना और इसके अंदर 2 सब हेडिंग्स आप लिख लें, बाज़ुबान कलम और हिजर में विसाल। और सारी की सारी बात जो है वो आप लिखें यहाँ से अपनी किताब से, ठीक है? कि ख़त का ज़िक्र किया है और वो कह रहे हैं कि मैंने वो अंदाज़े तहरीर ईजाद किए कि मुरासले को मुकालमा बना दिया है। फिर आप बाज़ुबान कलम के अंदर लिखें कि गालिब इसके अंदर कहते हैं कि 1000 कोस से बाज़ुबान कलम बातें किया करो, यानी दूर से बैठकर ऐसे बात करो कि जैसे आपकी ज़ुबान लिख रही है। और हिजर में विसाल के मज़े लिया करो, यानी तुम अपने दोस्तों से जुदा हो लेकिन तुम ऐसे बात करो ख़त के अंदर कि वो दोस्त तुम्हारे बिल्कुल साथ हैं और तुम उनसे मुलाकात कर रहे हो। तो ये इतना आसान है ये सवाल, और इसके अंदर आप 2 हेडिंग्स देकर आप आसानी से इस सवाल को कर सकते हैं। तो ये हमारा सवाल नंबर 1, गालिब ने मुरासले को मुकालमे कैसा बनाया? वज़ाहत करें, ये हल हो चुका है। तो पहले तो ये बात कर ली। इतना तो कहो कि क्या बात तुम्हारे जी में आई है? बरसों हो गए तुम्हारा खत नहीं आया। तो अब खत-ओ-किताबत का सिलसिला जारी है, ठीक है? 20 खत आपको इसके अंदर मिलते हैं और भी बहुत ज़्यादा खत लिखे होंगे जो ज़ाया हो चुके हैं गालिब के। लेकिन कहा है तुम खत क्यों नहीं लिखते? इतना अरसा हो गया है, ए मेरे दोस्त तुम खत क्यों नहीं लिखते? ये देखिए यहाँ पर कैसा अंदाज़ है गालिब का। एक तो आपको ये समझ आ गई होगी कि यहाँ पर जो है गालिब ने ऐसा अंदाज़ इख्तियार किया है कि अलकाब वो जो पहले बातें थी उसको ख़त्म किया है बिल्कुल सादा तरीके से। और आपको नज़र आ रहा है कि ऐसे है कि बेतकल्लुफ़ी का इज़हार किया है कि क्या कह रहे हो? तुम्हारी बात तुम्हारी जी में आई है, क्यों तुम ख़त नहीं लिख रहे, इतना अरसा हो गया है। ना अपनी खैर-ओ-आफ़ियत लिखते हो, ना किताबों का ब्यौरा भिजवाते हो। ब्यौरा कहते हैं इत्तला को, कि वो जो किताब असल टॉपिक की तरफ, असल मज़मून की तरफ आ रहे हैं, कि तुम ना अपनी खबर बताते हो। हालात बहुत ख़राब हैं हिंदुस्तान के, हमें पता है, ठीक है? तुम हमसे जुदा हो गए और दिल्ली से बहुत ज़्यादा लोग जो है आपको पता है हिजरत करके चले गए थे, तो ज़्यादा ख़ुतूत फिर लिखे जाते थे। तो कहता है खैर-ओ-आफ़ियत भी नहीं लिखते, ना किताबों की इत्तला देते हो कि मेरी किताब का क्या हुआ है। वो किताबों का मतलब ये है कि एक किताब की 40 जिल्दें। हाँ, मिर्ज़ा तुफ्ता ने हाथरस, हाथरस हिंदुस्तान का एक इलाका है जहाँ पे मिर्ज़ा तुफ्ता रहते थे, ठीक है? मिर्ज़ा तुफ़रा ने हाथरस से खबर दी है कि 5 वर्क, पाँचों किताबों के आगाज़ के उनको दे आया हूँ, यानी मतबा खाना वालों को दे आया हूँ। अब तुफ्ता के बारे में लिखा है कि मुझे ये पता चला है कि 40 जिल्दों में से 33 जिल्दें तो तैयार हैं। जो 7 जिल्दें हैं, उनका मसला है। तो मिर्ज़ा तुफ्ता जो है, हरकुबाल तुफ्ता इनका नाम है, 1800 या 1799 इनकी पैदाइश है और 1879 79 में 1879 में ये फ़ौत हो चुके हैं। तो इनके नाम 126 ख़त मिलते हैं ख़ुतूत गालिब के अंदर और ये गालिब के शागिर्द ख़ास हैं मिर्ज़ा तुफ्ता। तो हाँ, मिर्ज़ा तुफ्ता, हरगोपाल तुफ्ता ने हाथरस से खबर दी है कि 5 वर्क पाँचों किताबों के, किताब का नाम है दसम्बू, के आगाज़ उनको दे आया हूँ और उन्होंने स्याह कलम की लोहों, यानी कि लोह कहते हैं किताब का पहला सफ़ा, तो वो खुद लिखा करते थे और खुद जिल्दें बनाया करते थे। ये छापाखाना प्रिंटिंग प्रेस नहीं होते थे। तो वो कह रहे हैं कि 5 जो हैं वर्क पाँचों किताबों के तैयार नहीं थे, वो तैयार कर रहे हैं। ये तो बहुत दिन हुए, तो तुमने मुझको खबर दी थी कि 2 किताबों की तलाई लो, यानी सुनहरी लिखाई। आपने देखा होगा बच्चों की जो पुरानी किताबें हैं, जब आप उनको देखते हैं तो उनकी जिल्दें और तरीके की होती हैं, हमारी किताबों की तरह नहीं होती। पुरानी किताबें आप देखें, अभी भी जो हैं दीनी मदारिस के अंदर आप देखें तो वो किताबें जो जो होती हैं, उनकी पहली जिल्द, ऊपर वाला जो जिल्द वो बड़ी खूबसूरत होती है और वो उसके ऊपर आपको सुनहरी लिखाई नज़र आ रही होती है कि खुसूसन नाम लिखा जाता है नीचे सुनहरी लिखाई। तो उस दौर में भी बड़ी खूबसूरत तरीके से सुनहरी लिखाई होती थी और कहते हैं 2 किताबों की जो तलाई मुरत्तब है
हो गई है, यानी कि 5 और 2 7 हो गई। फिर अब इन 2 किताबों की जिल्दें अब बननी है, तो उन बन जाने की क्या खबर है? और इन पाँचों किताबों के जो मैंने ऊपर उन पाँचों किताबों का ज़िक्र किया है, उनके तैयार होने में किस कदर दरंग है, दरंग कहते हैं मुश्किल है, तो ताख़ीर क्यों है? यानी 5 और 2 7, यानी 7 किताबें अभी उनका थोड़ा-सा काम रहता है, तो ये 7 किताबें तुम तैयार करवाओ ना मिर्ज़ा आतम अली बेग मेहर, वो कब करवाओगे? 33 तो तैयार हो चुकी हैं, लेकिन 7 का मसला है, तो 7 तैयार होंगी और मेरी तरफ 40 की 40 इस किताब की जो है वो जिल्दें आ जाएँगी, तो मैं आगे अपने दोस्तों को भिजवाऊँगा। फिर अब इन 2 किताबों की जिल्दें बन जाने की क्या खबर है और उन पाँचों किताबों के तैयार होने में किस कदर मुश्किल और ताख़ीर है। मोतमिम मतबा, यानी जो मतबा के मोतमिम हैं, जो किताबें छाप रहे हैं, उनका ख़त मेरी तरफ परसों आया था। वो लिखते हैं कि तुम्हारी जो 40 किताबें हैं, बाद में नाई लेने के, बकाया पैसे लेने के 7 जिल्दों के इसी हफ़्ते में तुम्हारे पास पहुँच जाएँगी। यानी कि जो 7 किताबें ये ऊपर ज़िक्र हैं, ये भी तैयार हो रही हैं, 33 तैयार हैं, अब बकाया जात पूरे करेंगे, तो 40 की 40 जिल्दें तैयार हो जाएँगी और इंशाअल्लाह ताला हम आपको इसी हफ़्ते पहुँचा देंगे। अब हज़रत इरशाद करें कि 7 जिल्दें कब आएँगी? तो अब आप बताओगे यार वो 7 जिल्दें, तुम कुछ कोशिश करो कि जल्दी-जल्दी वो 7 जिल्दें भी तैयार करवाओ और वो उनको कहो कि वो तैयार करवाएँ और 40 जिल्दें तैयार हो, मेरी तरफ जल्दी-जल्दी आएँ। हर चंद कारीगरों के देर लगाने से तुम भी मजबूर हो। मुझे पता है कि जो कारीगर हैं, वो हर चंद यानी बाज़ कारीगर वो काम नहीं करते या हालात ऐसे हैं, उनकी वजह से तुम मजबूर होगे ताकि वो इसी वजह से देर हो रही है, 7 किताबें तैयार नहीं हो रही। लेकिन मेरे दोस्त कोशिश करो कि किसी तरह वो 7 किताबें भी तैयार हो जाएँ और 40 की 40 जिल्दें मेरी तरफ आ जाएँ। मगर ऐसा कुछ लिखो कि आँखों की निगरानी और दिल की परेशानी दूर हो। अब मुझे तुम खुशखबरी सुनाना। अब तो मुझे अफ़सोस की खबर ना सुनाना, बल्कि कहना कि बस तुम्हारी किताबें तैयार हैं। खुदा करे इन 33 जिल्दों के साथ या 2-3 रोज़ के आगे पीछे 7 जिल्दें आपकी इनायती भी आएँ, ताकि ख़ास व आम को जा-बजा भेजी जाएँ। तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से, गालिब कह रहे हैं कि 33 जिल्दों के साथ-साथ वो 7 जिल्दें भी आ जाएँ और ताकि मैं अपने दोस्तों को ख़ास व आम, ख़ास दोस्त भी लेते थे किताबें और आम लोग भी पढ़ते थे, तो वो लोग भिजवाते थे। तो वो लाज़मी बात है, ऐसी तरतीब भी होती होगी कि एक पढ़ के दूसरे को देता था। ठीक है? और वो 40 जिल्दें जो हैं वो गालिब जो हैं फिर अपने दोस्तों को दिया करते होंगे। ये जितनी भी शायरी थी वो फिर उनको पढ़वाते होंगे, तो ख़ास व आम को मैं भिजवा सकूँ। कहता है मेरा कलाम मेरे पास कुछ भी ना रहा। ये यहाँ पर बड़े अफ़सोस का इज़हार कर रहे हैं कि मेरा कलाम मेरे पास कुछ नहीं है, क्यों नहीं है? वो हालात ऐसे गुज़रे हैं बच्चों। वो हालात हिंदुस्तान के अंदर 1857 की जंग, दिल्ली पर कब्ज़ा, अंग्रेज़ों का आना और इस वजह से कहते हैं मेरा कलाम मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। नवाब ज़ियाउद्दीन और नवाब हुसैन मिर्ज़ा, ये दोनों के दोनों, आपको मैंने बता दिया था कि जो लोहारू ख़ानदान है, उसके एक नवाब है नवाब ज़ियाउद्दीन और फिर नवाब हुसैन मिर्ज़ा, ये दोनों इनके जो हैं दोस्त भी हैं और इनके नाम भी खतूत मिलते हैं खतूत गालिब के अंदर। कहते हैं कि इन दोस्तों ने, ये दोनों के दोनों दोस्तों ने जो है वो मेरी तरफ से ये किया है कि वो जमा कर लेते थे मेरा कलाम और मेरा कलाम जमा करने के बाद वो क्या करते थे, वो मुझे भिजवाते थे। मेरे पास तो मेरा कलाम नहीं था। तो मैंने आपको बताया है 4 दोस्तों का ज़्यादा ज़िक्र किया है मिर्ज़ा गालिब ने कि मेरा कलाम वो जो है मुरत्तब करते थे, तरतीब देते थे, मुझसे ले लेते थे। गालिब खुद नहीं छुपवाते थे ना, ऐसे हालात थे गालिब के। जो मैंने कहा, उन्होंने लिख लिया। उन दोनों बेचारों के भी गार लुट गए 1857 की जंग आज़ादी में। हज़ारों रुपए के कुतुब खाने उनके बर्बाद हो गए। अब मैं अपने कलाम को देखने को तरसता हूँ, मेरे पास मेरा कलाम नहीं है। कई दिन हुए कि एक फ़कीर, कि वो खुश आवाज़ भी है और ज़मज़मा परदाज़ यानी मौसीकी जानने वाला है और खुश आवाज़ भी है, वो आया है और उसने एक गज़ल मेरी कहीं से लिखवा लाया है और उसने जो वो गज़ल मुझे दिखाई है कागज़ पे लिखी हुई, यकीन समझना कि मुझे बहुत रोना आया देखकर। गज़ल तुमको भेजता हूँ और इसके बदले में मैं ख़त का जवाब भी चाहता हूँ। गज़ल मैंने आपको बता दी कौन-सी थी। तो यहाँ पर जिस फ़कीर का ज़िक्र कर रहे हैं, ये एक फ़कीर था और आप गालिब की एक जो मूवी बनी हुई है, आप उसको यूट्यूब के ऊपर देख भी सकते हैं। तो उस मूवी के अंदर भी उस फ़कीर का हुलिया बयान किया गया और वो फ़कीर को वो ग़ज़लें गाता हुआ दिखाया गया है और वो एक दफ़ा आता है फ़कीर और वो फ़कीर जो है वो पहली दफ़ा जब गालिब की उससे मुलाकात होती है, तो वो मीर तकी मीर की ग़ज़ल, ठीक है? पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग़ तो सारा जाने है। ये ग़ज़ल वो गाता है, तो गालिब उससे जाकर पूछता है कि ये ग़ज़ल किसकी है? तो वो बताता है कि आपसे पहले एक शायर गुज़रे हैं कि वो जो मीर तकी मीर हैं। तो गालिब फिर कहता है जी वाक़ई ये कोई शायर गुज़रा है। तो उस मूवी के अंदर बताया गया है, उस फ़िल्म के अंदर जो अक्सबंदी की गई है
कि उसमें गालिब जो है उसको बनाया गया है और गालिब इसी दौर में एक फ़कीर का हुलिया। तो इस फ़कीर को आप वहाँ पर जो है उस मूवी के अंदर भी देख सकते हैं। तो ये वो फ़कीर है जिसका यहाँ पे ज़िक्र है कि वो आता था गलियों में और ग़ज़लें पढ़ता था और लोगों से पैसे वग़ैरह भी लेता था। तो कहते हैं वो फ़कीर बड़ा जो है वो खुश आवाज़ है और मौसीकी जानने वाला भी है। उसने मुझे कागज़ दिखाया तो मुझे बड़ा रोना आया, तो मैं गज़ल तुम्हें भेजता हूँ। वो गज़ल यहाँ पे ज़िक्र नहीं है, लेकिन गज़ल जो है वो कौन-सी है मैंने आपको बता दिया और सिले में कहते हैं मैं इसका जवाब चाहता हूँ। ये गालिब ने तकरीबन 15 था 18 नवंबर 1858 में ये ख़त लिखा है। और ये बात भी आपको मैं एक बता दूँ कि ये जो किताब है दसम्बू, ये भी 1858 में शाया हुई है। ये देखें, ये इसकी दलील है कि किताब यही है। तो ये ख़त जब लिखा है इसका मतलब है 1858 में ये किताब शाया हुई, तो ये इस किताब से मुराद भी यही किताब है दसम्बू के बारे में गालिब जो हैं वो ज़िक्र कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है यहाँ से आपको काफ़ी जो गलतफ़हमियाँ हैं या कोई बात है वो आपकी हल हो चुकी होगी। तो अब हम सवाल नंबर 2 कलाम को तरसना भी आसान से हल कर सकते हैं कि जो गालिब के ख़ुतूत गालिब में यहाँ पे ख़त के मशक़ी सवालात में शामिल है। 2 सवाल हमारे बहुत अहम हैं। गालिब अपने कलाम को क्यों तरसता था? और गालिब के ख़ुतूत में अक्सर 1857 की जंग आज़ादी से पैदा-शुदा सूरत-ए-हाल का ज़िक्र मिलता है। आप इसके बारे में क्या जानते हैं? इन दोनों को सवालों को आप इन हेडिंग्स के साथ कर सकते हैं। सवाल नंबर 2 को कलाम को तरसना, कलाम उसका उसके पास ना होना, ठीक है? यहाँ पे आप लिखें कलाम उसका ना होना यानी कलाम उसके पास ना होना, ठीक है? और जमा करना, कौन जमा करते थे? यहाँ पे ज़िक्र किया गया है और 1857 जंग आज़ादी का ज़िक्र कर दें कि इसमें बहुत सा कलाम जो है वो ज़ाया हो गया और वो जो लोग जमा करते थे, उनके घर-बार भी लुट गए, उनके कुतुबखाने भी लुट गए, जिसकी वजह से गालिब जो है यहाँ पर कलाम कह रहा है, मैं कलाम को तरसता हूँ, मेरे पास मेरा कलाम नहीं है, मेरे दोस्त जमा किए करते थे, लेकिन हालात ऐसे गुज़रे हैं 1857 की जंग आज़ादी में कि सारे का सारा उनके पास से भी कलाम मेरा ज़ाया हो चुका है और इस वजह से जब वो गज़ल एक फ़कीर ने पढ़ कर सुनाई और मुझे लिख कर लेकर आई, तो मुझे बड़ा रोना आया, मैं वो जो है गज़ल तुम्हें भेजता हूँ। अब सवाल नंबर 3 1857 की जंग आज़ादी का ज़िक्र किया गया है, तो ख़ुतूत गालिब में जैसे ज़िक्र है हम उसकी बात करते हैं। तहज़ीबी हालात का भी ज़िक्र है, ठीक है? कि आपको पता है तहज़ीब और सकाफ़त 1857 की जंग आज़ादी के मुसलमानों की अपनी तहज़ीब है, अपनी सकाफ़त है, वो बिल्कुल बदल चुकी थी क्योंकि मुसलमान जो हैं वो ग़ुलाम बन चुके थे। इस वजह से 1857 की जंग आज़ादी के बाद सबसे पहले जो मुश्किल हालात आए, वो मुसलमानों की तहज़ीब के लिहाज से आए कि मुसलमान अपनी तहज़ीब से भी दूर हो गए और अब उनको क्योंकि वो ग़ुलाम थे और अब उनको अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुज़ारने की वहाँ पे इजाज़त नहीं थी। तो ये हालात बड़े बुरे हुए तहज़ीबी हालात। फिर सियासी हालात, सियासत के हालात भी बहुत बदल चुके थे। बादशाहत ख़त्म हो चुकी थी मुग़लिया ख़ानदान की और बहादुर शाह ज़फ़र को कैद कर लिया गया था। अब सियासत किसकी है जी? अब सियासत है अंग्रेज़ों की। अंग्रेज़ गठजोड़ कर रहे हैं हिंदुओं के साथ और मुसलमानों को वो जो है वो इतनी अहमियत नहीं दे रहे। तो सियासी हालात भी बहुत ज़्यादा जो है वो बदल चुके थे। तहज़ीबी हालात का ज़िक्र है, ख़ुतूत गालिब के अंदर सियासी हालात का ज़िक्र है। लाल किला जहाँ पे बहादुर शाह ज़फ़र रहते थे और वहाँ के हालात भी बड़े बुरे हो चुके थे। वहाँ से बहादुर शाह ज़फ़र को कैद कर लिया गया था। रंगून जो है बर्मा का दारुल हुकूमत वहाँ पे ले जाया गया था और वहीं पे वो जो है उनकी वफ़ात हुई। तो लाल किले पर भी कब्ज़ा कर लिया अंग्रेज़ों ने और वहाँ पे जो बादशाही निज़ाम था या उनके रिश्तेदार थे, वो सारे के सारे उन्होंने कैद कर लिए। कुछ जो है उन्होंने वहाँ से जो है वो हिजरत करके चले गए, कुछ भागने पर मजबूर हो गए। तो ये लाल किले के हालात का भी थोड़ा बहुत ज़िक्र किया गया। दिल्ली की तबाही का ज़िक्र किया गया। दिल्ली गारत हो गई थी। अब दिल्ली के अंदर वो चरागाह, वो खुशी का आलम नहीं था और सबसे पहले जो ज़्यादातर हालात ख़राब हुए हैं 1857 की जंग आज़ादी में, वो आपको पता है दिल्ली के अंदर हुए हैं क्योंकि दिल्ली मरकज़ था, हिंदुस्तान का दिल कहलाते हिंदुस्तान का दिल था दिल्ली। तो इसी वजह से इस शहर को पहले तबाह बर्बाद किए और सबसे ज़्यादा जो असर पहुँचा है वो दिल्ली के लोगों पर पहुँचा है और गालिब की ज़िंदगी भी क्योंकि दिल्ली के साथ मुंसलिक है, गालिब के दोस्तों की ज़िंदगी दिल्ली के साथ मुंसलिक है। इस एतबार से दिल्ली की तबाही का नक्शा जो है वो खींचा है। तो ये 1857 की जंग आज़ादी, तहज़ीबी हालात क्या हुए, सियासी हालात क्या हुए, लाल किला की तबाही और दिल्ली की तबाही, वो आप इस हेडिंग्स के साथ सवाल नंबर 3 भी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर में आपको पूरे के पूरे ख़त की समझ आई होगी और आपके ज़हन में जो सवाल हैं वो दूर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई सवाल है और अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही, तो आप ये नीचे दिए गए नंबर पर मुझसे राब्ता करके मुझसे वो सवाल पूछ सकते हैं।
और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उस सवाल का आपको सही तरह जवाब दे पाऊँ। और ये है कि बच्चों मेहनत करते रहना है। देखिए असल चीज़ किताब है, किताब को आप पढ़ें, किताब के साथ मुंसलिक किताबों को पढ़ें, तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी और साथ-साथ अपनी जो है इम्तिहानी नुक्ता नज़र से अपने मश्की सवालात को साथ-साथ तैयार करते जाएँ और ख़ुसूसन आप लिखाई की मशक करें, लिखा करें और जैसे ही लेक्चर सुनें तो अपनी कॉपियों पर इसकी मशक करें ताकि आपके लिए आसानी हो। तो आपने मेरे लिए दुआ करते रहना है। हम इंशाअल्लाह ताला इसके बाद के लेक्चर में जो इकबाल का ख़त है उसको पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखें, सलामत रहें। वस्सलाम।